ओके चलो, सो लेट अस कंटिन्यू फर्दर फ्रॉम हियर इटसेल्फ। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। ये भी जेई मेन फेब 24 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट्स, स्पिन ओनली वैल्यूज के बारे में पूछ रहा है। ही इज नॉट आस्किंग अबाउट एनी अदर थिंग, ही इज जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग अपॉन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब क्वेश्चन देखते ही मुझे ये समझ आ जाना चाहिए कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में यहाँ बात करी गई है ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। एक्चुअली इस क्वेश्चन में भी मतलब यार, क्योंकि दिस इज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं बताए हैं। दे वर नॉट एबल टू rethink, they were not able to recapitulate what were the exact options which were given. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स है, दैट स्टूडेंट वॉज नॉट अवेयर कि ऑक्सलेट 2 थे या 3 थे या 4 थे। एक्चुअली 3 ही ऑक्सलेट होने चाहिए। कोबाल्ट एक 6 कोऑर्डिनेशन वाला कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सो अकॉर्डिंग टू मी 3 होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर कि तुम्हारे पेपर में क्या था। अगर 3 था दिस आंसर विल बी ओके, अगर कोई और नंबर था तो लेट मी नो, आई विल टेल द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। निकाल के देख लेते हैं। आयन यहाँ पर निकालना, x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स की वैल्यू है +2। आयन होता है 3d6 4s2, +2 निकल गया, मतलब आयन के पास 3d6 इलेक्ट्रॉन है। हमें पता करने हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उससे पहले ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। डू यू नो दिस थिंग, इट्स अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। 4 ही लिगेंड्स लगाने हैं, तो 2 नीचे 3 ऊपर होने चाहिए। और इसके पास कितने, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आई मीन 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि टेट्राहेड्रल में ये जो डेल्टा टी होता है वो कम होता है, इसीलिए ऊपर ही चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, पेयरिंग नहीं करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने, 4। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, सो यू कैन मैच द ऑप्शंस अकॉर्डिंगली। इसके बाद फर्स्ट लेट मी डू फॉर MnO4 2-, ठीक है, और यू कैन ऑल्सो डू फॉर CO C2O4 3-। तो देखना, कोबाल्ट को मैं लिख लेती हूँ x माइनस 6 इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू कितनी हो गई, +3। कोबाल्ट होता है 3d7 4s2, कोबाल्ट इज 3d7 4s2। ये 2 इलेक्ट्रॉन गए, एक यहाँ गया, तो इट बिकम्स 3d6। और यहाँ पर 6 है, तो 1 2 3 4 5, लाइक दिस यू हैव टू अरेंज। क्योंकि 6 ligands are there, so you have to, I mean 6 electrons are there, so you have to fill them accordingly। ठीक है, सिमिलरली सेम प्रोसीजर तुम यूज कर सकते हो फॉर MnO4 2-, विच इज अगेन अ वीक फील्ड लिगेंड। ये एक वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, अकॉर्डिंगली यू कैन फिल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस बच्चे ने मुझे ये क्वेश्चन बताया, वी आर वेटिंग कि एनटीए कब अपनी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर और आंसर की रिलीज करेगा। बट जिस बच्चे ने मुझे ये क्वेश्चन बताया उसने ये बोला, मैम सिर्फ मैंने आयन का किया था और मेरे आंसर्स आ चुके थे। सो आई थिंक ऑप्शंस इसी तरीके से गिवन थे कि आयन का या तो 4 पॉइंट समथिंग गिवन होगा या फिर 1 2 3 4 5 पॉइंट समथिंग गिवन होगा। तो जहां पर 4 पॉइंट समथिंग गिवन था, दैट वाज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन यू हैव टू वेट, यू हैव टू स्किप फॉर सम टाइम, बिकॉज जिन क्वेश्चन में मुझे ही वहां से नहीं पता चला स्टूडेंट से कि ये सही आंसर है या ये सही आंसर है, तब तक मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, चलो गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी चेक इफ एवरीथिंग इज गोइंग वेल, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है ना, हाँ बढ़िया, सब सही चल रहा है। सो लेट अस कंटिन्यू। सो क्वेश्चन नंबर 14 ये था। ठीक है, ये भी जेई मेन फेब 24 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी, उनकी डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पूछा हुआ है। एक बात याद होनी चाहिए, मैंने जिस दिन क्रैश कोर्स कराया था वहां पर मैंने ये सेम चीज बोली भी थी। ये जो हमारा जिंक है ना, ये जो हमारा जिंक है, इसकी सबसे लीस्ट या सबसे लो डेंसिटी होती है। दिस यू हैव टू रिमेंबर, जिंक की डेंसिटी सबसे कम होती है। तो यार मैं यहाँ पर तुम्हें अरेंज करना सिखा देती हूँ कैसे अरेंज करना है, बट जब जेई में क्वेश्चन आया था तो वहां पर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस थे, तो बच्चों ने यही बोला मैम जिंक सिर्फ 2 ही ऑप्शन में लास्ट था, तो हमारे लिए इजी हो गया। एक फैक्टर तो ये याद रखना है कि जिंक की डेंसिटी सबसे कम है। उसके बाद जैसे जैसे तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियड में, डेंसिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कम होता जाता है ना, साइज छोटा होता जाता है, मास बढ़ता जाता है, तो डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, वॉल्यूम कम होगा, मास बढ़ेगा, तो ओवरऑल डेंसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखना, सरस्वती तेरी वंदना करे, मन फिर क्यों, ठीक है, नहीं कुछ जाने। तो जिंक की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, जबकि जिंक सबसे लास्ट में आ जाता है। उसके बाद आना चाहिए था क्रोमियम,
फिर आना चाहिए था Fe, फिर आना चाहिए था कॉपर। कई बच्चों ने बोला मैम कोबाल्ट मतलब कोबाल्ट नहीं था कॉपर था, तो भी डेंसिटी यहाँ पर ऐसे आ जाएगी। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर, यू हैव टू मैच, मतलब तुम्हें एक बार सोचना पड़ेगा कि फाइनली क्वेश्चन में गिवन क्या था, ठीक है। सो नाउ जेईई मेन का 15th क्वेश्चन एक बार हम कर लेते हैं। According to Bohr's model, which of the following transition will have maximum frequency? What a simple question, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। वो ये पूछ रहा है कि किस ट्रांजिशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है। मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। कैसे हम निकालते हैं यार, कि हम निकाल सकते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू, यही होता है ना। तो जिस ट्रांजिशन का एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा होगा, मतलब उस ट्रांजिशन की फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, न्यू ज्यादा हो जाएगी। ये 3 से 2 आ रहा है, 5 से 4 आ रहा है, 4 से 3 आ रहा है, 2 से 1, मतलब गैप तो एक एक का ही है। 5 से 4 आएगा तो भी एक ही शिफ्ट हुआ, 3 से 2 आएगा तो भी एक शिफ्ट हुआ। ये बात तुम्हें पता है, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस जो लाइंस बनती हैं वो तब बनती हैं जब हम ऊपर ऊपर जाते हैं। तो पहले एनर्जी गैप ज्यादा होता है, 1 और 2 में एनर्जी गैप ज्यादा, 2 और 3 में थोड़ा कम, 3 और 4 में और कम, 4 और 5 में और कम, 5 और 6 में और कम, 6 और 7 में और कम, लाइक दैट, ठीक है। तो इसका आंसर अगर ऑप्शन ऐसे होते 3 to 1 तो ऑब्वियसली वो ज्यादा आंसर आ सकता था, बट ऑप्शन दिए हैं 3 to 4, 3 to 2, 5 to 4, 4 to 3, 2 to 1, सब में एक ही का डिफरेंस है, बट 2 और 1 के बीच में सबसे ज्यादा गैप है। तो यहाँ पर 2 और 1 विल बी द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब बेसिक सा था बट क्यूट सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो जेईई में आ सकता था वो ये क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका है। तो एक बात बताओ यार, अभी मैंने बताया था अगर मोटा केटायन मोटे एनायन साथ साथ होंगे या तगड़ा केटायन तगड़ा एनायन साथ साथ होगा तो उनके बीच में आयनिक फोर्सेस ज्यादा होंगे, आयनिक फोर्सेस ज्यादा होंगे तो उनको मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो देखना यहाँ पर लिथियम छोटा है, फ्लोरीन भी ठीक ठाक है, Na+ है, Cl भी ठीक ठाक है, लिथियम प्लस Cl- ये कम होना चाहिए, तो ये भी हो सकता है। मैग्नीशियम और O2 दोनों हैं तो सिमिलर, बट यहाँ पे दोनों पे चार्जेस ज्यादा है। तो अगर चार्ज ज्यादा, फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाय R², यही होता है ना। तो अगर चार्ज ज्यादा, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे कर लेते हैं, लेट अस कंटिन्यू फर्दर। यू हैव टू चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो हमने चूज करना है। RuO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OSO4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अरे वेट, मैं आगे पढ़ूं उससे पहले ही मैं ये लाइन सर्कल कर देती हूँ। कल मैंने एक सेशन लिया था स्पेशल क्लास में जहां मैंने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स बताए थे, है ना। वहां पर मैंने पढ़ाया था ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये खुद से OSO4 +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इससे ज्यादा तो ये कभी जा ही नहीं सकता, हद ये रिड्यूस ही होगा, खुद की रिडक्शन करेगा एंड दस इट विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमने कल ही पढ़ा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा रिएजेंट है OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो बी वाज द करेक्ट आंसर, दैट वाज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, हाइड्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट इन यूनिवर्स बट नॉट सो इन अर्थ ट्रोपोस्फेयर। सही बात है, तुमने सुना होगा मेरे ख्याल से, ये जो वो वाले चैनल देखते हैं ना, मतलब ये जिसमें नेशनल ज्योग्राफी वाले चैनल, वहां पर भी ये चीज बताते हैं कि यूनिवर्स में बहुत ज्यादा एबंडेंस में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बट पता है हाइड्रोजन इतना लाइट वेट होता है कि वो अर्थ के ट्रोपोस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो आगे स्पेस में चला जाता है, ठीक है। सो हाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट इन यूनिवर्स बट इज नॉट सो इन द अर्थ क्रस्ट। सो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, या ये होगा, ये हो नहीं सकता, या ये होगा, या ये होगा, ACD में से आंसर होगा। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, यस दिस इज द रीजन। हाइड्रोजन इतना लाइट है, इसी की वजह से ये अर्थ के ट्रोपोस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट ये यूनिवर्स में अबंडेंट है। सो 1 भी करेक्ट है, ये गलत हो गया, 2 इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी गलत हो गया, एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 ऑल्सो। सो C इज द करेक्ट आंसर। 1 ठीक है, 2 ठीक है, एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। चलो आगे करते हैं। कंपेयर द वेवलेंथ in the flame test of LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CHCl।
कई टीचर्स मैंने देखा है वो अपनी क्लासेस में बोल देते हैं इन सबकी वेवलेंथ रट लो। मैं बोलती हूँ इन क्वेश्चंस में वेवलेंथ रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी एज वेल एज जब हमने एस ब्लॉक किया था मैंने बोला था कलर तो याद होने चाहिए, कलर रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने कराया था ना, है ना। तो अगर किसी को कलर याद है और वो कलर व्हील पता है तो और विबग्योर वो पता है तो आंसर आराम से आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। देखना लिथियम क्लोराइड ये पिंकिश रेडिश कलर का होता है ना, क्रिम्सन रेड पिंकिश रेड सा कलर होता है। सोडियम क्लोराइड येलोइश कलर का होता है। पोटेशियम क्लोराइड पर्पल वायलेट कलर का होता है। रुबिडियम क्लोराइड और भी ज्यादा डार्क रेड कलर का होता है। एंड सीशियम क्लोराइड इज ब्लू इन कलर, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। कलर्स याद होने चाहिए, ठीक है। ये सीशियम क्लोराइड का कलर तो जेई वाले कितनी बार पूछ चुके हैं। इसके बाद तुमने क्या करना है, you simply have to do VBGYOR, है ना, VIBGYOR यही होता है। और इनको हम कैसे अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग वेवलेंथ में या फिर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में। सारे कलर्स तुम्हारे पास है, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो। V से वायलेट से रेड की तरफ जाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम होती है और वेवलेंथ बढ़ती है, तो यू हैव टू अरेंज अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ, इंक्रीजिंग वेवलेंथ से कर सकते हो। तो रेड सबसे ज्यादा आएगा और वायलेट सबसे पीछे आएगा, तो KCl को यहाँ लिख दो, ठीक है। फिर ब्लू आ जाएगा, ब्लू कौन सा था, CSCl, लाइक दिस यू कैन फॉलो द ऑर्डर, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन। अभी तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि मैम हम खुद से कैसे अरेंज करेंगे जब तुम्हारे पास ऑप्शन होंगे। एक्चुअली ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे इसीलिए मैं तुम्हें करके दिखा रही हूँ। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन होंगे तो ABCD में से तुम दो तो ऐसे ही काट दोगे, खाली दो में कंपेयर करना होता है, ठीक है। चलो ओके, सो यहां तक हमारा हो गया। अब तो मुझे बस 1 मिनट का टाइम दो, उसके बाद हम Feb 24 शिफ्ट 1 के भी क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स टाइम, देन वी विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन ऑफ Feb 24 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस। ओके, मैं पहले क्वेश्चन पे स्टार्ट कर देती हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो आया था बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से। आई थिंक इसी बैकग्राउंड के साथ ऐसी ही स्क्रीन पर मैंने ये चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स 4-5 दिन पहले पढ़ाया था। उसका क्वेश्चन पता क्या था, क्वेश्चन ये आया है अल्फा हेलिकल शेप ऑफ डीएनए इज ड्यू टू, ये मैंने ना एनसीईआरटी की ना वो पिक्चर भी दिखाई हुई है, तुम बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में जाकर देखो, जहां मैंने बोला था ये पीवाईक्यू है, तुम्हें पता है दिस इज अ पीवाईक्यू, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो इन्होंने इस साल रिपीट कर दिया। याद है उस क्वेश्चन में ये पूछा था कि डीएनए की क्या शेप होती है, वो जो डबल हेलिकल शेप होती है डीएनए की, है ना, ये उन्होंने पिछले साल पूछा था। इस साल उन्होंने पूछ दिया ये जो डबल हेलिकल शेप है डीएनए की वो किसकी वजह से होती है। याद है हमने एक चीज करी थी, मैंने ये अच्छे से कराया था, ATGC, A और T में होते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और G और C में होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि एक डीएनए का स्ट्रैंड दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड के साथ ऐसे डबल हेलिकल फॉर्म में मिक्स होता है। क्या ये याद आ गई? याद आ गई, हमने किया था। सो यस, द करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये कर जाना कि डीएनए में कौन कौन से बेसिस होते हैं। कल वाले बच्चे जिनका कल पेपर है वो ये चीज कर जाना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। एडेनिन की अटैचमेंट होती है थाइमिन के साथ, गुआनिन की अटैचमेंट होती है साइटोसिन के साथ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल पेपर में आ सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने उस दिन भी बोला था दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये एक पीवाईक्यू है, चाहे तुम चाहो तो बायोमोलिक्यूल्स वाली वीडियो में जाकर देख लेना। इस साल उन्होंने सीधा का सीधा पीवाईक्यू के बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। अच्छा इतना एक्सप्लेन मत करूं, जल्दी जल्दी आंसर बता दूं। नहीं यार, फिर जिनका कल पेपर है उनका फिर बुरा हो जाएगा ना। आंसर्स जानने हैं तो किसी भी साइट पे चले जाओ, सारे आंसर्स लिखे हुए हैं। ना, सिर्फ आंसर डिस्कशन ही, थोड़ा थोड़ा हिंट मैं जरूर दूंगी ताकि तुम्हें आइडिया लगे कि कल के पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था वो पता क्या था? भाई साहब कोई ऐसा लल पलल क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, मतलब आई थिंक जितने भी SV एटम्स है ना उनके लिए क्वेश्चन लल पलल था। क्वेश्चन था द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम दैट इज अ पार्ट ऑफ BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो सेंटर में एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। भाई साहब व्हाट अ क्वेश्चन मैन, व्हाट अ सिंपल क्वेश्चन। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है? ये हमारा यूनिट सेल है, इसके 8 के 8 एटम्स तो कॉर्नर पर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक सेंटर में हमारा एटम है बॉडी सेंटर में। तो जो बॉडी के सेंटर में एटम है वो 4 ऊपर वालों से टच होगा, 4 नीचे वालों से टच होगा, तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 8,
ठीक है। इस क्वेश्चन से डिसाइफर क्या करेंगे, कल ये जो Z वैल्यू निकालनी है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का क्वेश्चन आ सकता है। दोबारा मैं बोल रही हूँ, HCP हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कर जाना, HCP का Z वैल्यू निकाल कर जाना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये कल पेपर में आ सकता है। क्या ये बात समझ आ गई? आज जिनका पेपर था उनकी किस्मत अच्छी थी, ऐसा नहीं है, जिनका पेपर आज था उनकी भी किस्मत अच्छी है, जिनका कल है उनकी भी अच्छी है, जिनका परसों उनकी भी अच्छी है, जिनका नेक्स्ट मंथ होगा उनकी भी अच्छी है। पेपर का लेवल ही यही है, तुम लोगों ने ऐसी हवा बना रखा है कि हाय हाय जेई का पेपर पता नहीं कितना टफ आता है। तुम खुद देख लो, क्रैश कोर्स करने के बाद बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन सही होंगे। यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास इंस्टा पे जो मैसेजेस आए थे, जिन बच्चों ने मुझसे कांटेक्ट किया, कई बच्चों ने ये बोला था कि मैम ऐसा क्वेश्चन था कि एनारोबिक वेजिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, या तो क्वेश्चन था कौन सी गैस रिलीज हुई है, या फिर ये क्वेश्चन था कि इट कॉजेज व्हाट, मतलब ग्लोबल वार्मिंग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ती है, लाइक दैट, कुछ ऐसा सा क्वेश्चन था। तो मुझे जितना समझ आया मैंने उस क्वेश्चन को यहाँ पर फ्रेम कर दिया। इस क्वेश्चन की वर्डिंग पेपर से एग्जैक्टली मैच नहीं करती है। एक आधे बच्चे ने मुझे बोला कि मैम यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग था ऑप्शन में, एक ने कहा मैम ओजोन लेयर डिप्लीशन था, तो कुछ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन था, मैं तुम्हें बता देती हूँ। एनारोबिक वेजिटेशन को जब हम एनारोबिक कई बच्चों ने वेजिटेशन बोला, कई बच्चों ने एनारोबिक ऑक्सीडेशन बोला, अलग अलग सबने डायलॉग बोले थे। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, क्वेश्चन ये पूछा था, अगर एनारोबिक तरीके से डीकम्पोजिशन होती है तो कौन सी गैस रिलीज होती है। तुम्हें ये बात याद है, मैंने अपने कितने सारे सेशन में बताया था, मार्श गैस हमने सुनी हुई थी, याद है, मीथेन। और मैंने एक बार ये भी बताया था जिस दिन मैंने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ाई थी, कि मीथेन इज वन ऑफ द गैस व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो जिनके पेपर में ग्लोबल वार्मिंग जैसा क्वेश्चन था, अगर वो ऑप्शन था तो आंसर विल बी ग्लोबल वार्मिंग, अदरवाइज आंसर विल बी ग्लोबल वार्मिंग, अदरवाइज मीथेन। एक बार मुझे बताना एक्चुअली क्या स्टेटमेंट थी। मैम अभी तक बायोमोलिक्यूल्स नहीं किया, तो क्या अभी कर लूं आपकी वीडियो से? प्लीज रिप्लाई। यश कौन है ये? यश पाटिल, बायोमोलिक्यूल्स प्लीज करके चले जाओ। 4 नंबर का फ्री फंड का फ्री फोकट का क्वेश्चन आएगा। ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मैंने जो कराया था उसी से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स और ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, भाई साहब इनसे इतने सस्ते लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं कि करके जाने सख्त इंपॉर्टेंट और आवश्यक थे। 3 क्वेश्चन हो गए, मैं 4th क्वेश्चन पे चलती हूँ। मेरे लैपटॉप का चार्जर खत्म होने वाला है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं लैपटॉप का चार्जर भी लगा देती हूँ। एक्चुअली आज सुबह से मैं बस तुम्हारे क्वेश्चन इकट्ठे करने में इतना बिजी हो गई कि बेचारा मेरा लैपटॉप थक गया है। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, चार्जर कनेक्ट कर देते हैं, फिर जान आ जाएगी लैपटॉप में और मुझ में भी। हाँ जी, क्वेश्चन था, पता नहीं क्या क्वेश्चन था यार, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ गिवन एलिमेंट। मैंने आज सुबह एक क्लास ली थी, कल मैंने एक क्लास ली थी जहां पर मैंने डिस्कस किए थे व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फॉर योर जेईई मेन एग्जाम। वहां मैंने क्लियर कट एक चीज बताई थी, आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जहां 5-6 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से तुम्हें खुद नहीं मार्क करना, जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि ऑप्शन सही कौन सा है, खुद लिख के नहीं देखने हैं। तो कई बच्चों ने क्वेश्चन ये दिया था मुझे कि मैम ऐसे दे रखे थे, फॉस्फर, सल्फर, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और इनको हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाना था। तो टाइम वेस्ट मत करना, ऐसे क्वेश्चन। आज आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, कल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बात याद रखना। मैंने तुम्हें बताया था ना, फास्फोरस में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो ज्यादा स्टेबल होती है, बचपन से पढ़ के आ रहे हो। तो ऑब्वियसली आंसर होगा या तो ये या ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ कह रहा है सल्फर की फास्फोरस से ज्यादा है, ये तो है नहीं। अब इनको चेक नहीं करना, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, इन तीनों को तो चेक ही नहीं करना, या तो एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम। एक बात बताओ, मैग्नीशियम में फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, NS2 होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, तो ऑब्वियसली बात है मैग्नीशियम विल बी ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर, फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आया समझ? आप बताओ क्रैश कोर्स से कितना पेपर आया, मैं अपनी तारीफ क्यों करूंगी। तुम्हारे सामने है पेपर, जिन बच्चों ने पीरियोडिक वाला क्रैश कोर्स का वीडियो देखा था, ये क्वेश्चन उनके लिए वन ऑफ द लल पलल क्वेश्चन था। और मतलब तुम खुद देख लो, जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स देखा था
तुम मुझे खुद बताओ चैट में, अगर तुम्हें नहीं मतलब लगा कि क्रैश कोर्स में मैम ने फालतू बकवास कराई थी, इस पेपर में कुछ और है, तो बेशक तुम पूरी चैट में बुराई कर दो, आई एम टोटली विद यू। बट अगर तुमने मेरे क्रैश कोर्स से फायदा हुआ तुम्हें केमिस्ट्री के पेपर में, तो भी तुम मुझे बता देना। स्मार्ट बोर्ड कहाँ गया यार? मैं अपनी ना मम्मी के घर आई हूँ एक्चुअली, मैं 2 साल बाद अपनी मम्मी के घर आई हूँ, तो फिर यहाँ पे अब मैंने सोचा कि यार अब क्लास या तो छुट्टी ले लूँ, फिर जेई मेन का पेपर तुम्हारे सिर पे था, तो छुट्टी लेने की बजाय मैंने सोचा चलो ऐसे ही पढ़ा देती हूँ, बट पढ़ा जरूर देती हूँ। चोटिला मेथड वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट करते हैं एक और, ये जेई मेन का एक और क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन नंबर, मैं नंबर भूल गई हूँ, गिनते चलो कितने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, एक बार गिनना। ये था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 5th क्वेश्चन है। हाय राम, व्हाट अ क्वेश्चन मैन, इतना बेसिक क्वेश्चन। अगेन मैं एक चीज बोल देती हूँ, इस क्वेश्चन की जो वर्डिंग है शायद ही एग्जैक्ट क्वेश्चन से मैच ना करे। तुम्हें पता ही है जो बच्चे जेई लिखने जाते हैं उनमें से बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश खराब होती है, तो जिस बच्चे ने मुझे बोला मैंने उसका क्वेश्चन यहाँ पर कॉपी कर दिया। भाई साहब वो बच्चा बहुत स्मार्ट है जिसने मुझे ये क्वेश्चन बताया था। अब इसकी वर्डिंग हो सकता है ना मैच करे। क्वेश्चन है, aniline forms a meta-nitroaniline product when treated with nitric acid and H2SO4, ऐसा क्यों होता है? हाय, ये तुमने पता नहीं है, ये मैंने किया था। देखना, जिन बच्चों को बिल्कुल इसका आइडिया ना भी हो ना उनको भी आ जाएगा। एनिलीन होता है NH2, वो कह रहा है कि ये H2SO4 या नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पे मेटा प्रोडक्ट क्यों बनाता है। जबकि तुम्हें याद है मैंने बिंदी मेथड सिखाया था। बिंदी मेथड में मैंने क्या सिखाया था कि अगर बेंजीन के ऊपर एक ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर है, तो या तो वो ऑर्थो या फिर पैरा डायरेक्टिंग होता है, वो मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता। बट अगर एनिलीन की रिएक्शन H2SO4 के साथ होती है तो मुझे बताओ मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट, मेटा प्रोडक्ट क्यों मिलता है। आज सुबह और इवन कल परसों भी मैंने एक तुम्हें बात बताई थी कि जब भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर दिखे वो एक बेस होता है, और बेस की जब एसिड के साथ रिएक्शन मतलब H2SO4 या HNO3 से क्या आएगा H+, तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीनियम NH3 पे पॉजिटिव चार्ज, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन। फिर बिंदी मेथड से मैंने सिखाया था बेंजीन के ऊपर कोई एक एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव या डेल्टा पॉजिटिव हो वो डेफिनेटली मेटा डायरेक्टिंग बन जाता है, ये हमने किया था। So NH2 group gets protonated and it becomes meta directing. So 2 was the correct option. आ रहा ना सिंपल, था ना सिंपल। डरे थे ना तुम कि मैम कैसे एनिलीन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ एक बात मैंने अपने एसवी एटम्स को बताई थी, एसिड बेस्ड रिएक्शन तुम्हें बचपन से रटवाई जाती है, उसी रिएक्शन को यूज करना आंसर आ जाएगा। क्या ये हमने नहीं किया था? बताना मुझे। जीओसी में मैंने कराया था, कितने बच्चों का सही हुआ बताना। 10K कमिंग सून, आज ही आज में हो जाने चाहिए। तुमने 1.5 महीना लगा दिया, इस चैनल पे 10,000 एटम्स कनेक्ट नहीं हुए हैं, जबकि मैम ने पूरी मेहनत करी थी। खैर मतलब मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरी मेहनत रंग लाई। आई एम सो हैप्पी कि जो मैंने तुम्हें 45 डेज क्रैश कोर्स में सिखाया था, चाहे कम बच्चों ने बट जितने बच्चों ने इस चैनल को शुरू से फॉलो किया था, भाई साहब आज उनके दिल से मेरे लिए दुआ तो निकल ही रही होगी। जिनका जेईई मेन में अच्छे नंबर आ जाएंगे ना, भाई साहब घर में मेरे मिठाई का डब्बा भेज देना। कहोगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना एड्रेस मैं बता दूंगी। मिठाई में तुम मुझे भेजना, क्या भेजोगे वैसे? गुलाब जामुन भेज देना, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। व्हाइट वाले रसगुल्ले नहीं, गुलाब जामुन, हाँ ब्लैक और ब्राउन वाले गुलाब जामुन होते हैं ना, वो भेज देना। आई एम अ बिग फैन। मैंने वैसे डायबिटीज की दवाई पहले से ही मैंने अरेंज कर लिया इन केस शुगर लेवल बढ़ गया तो। बायो वाले के साथ अच्छी बनती है मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? आई थिंक ये मैंने ना स्टूडियो से क्लास ली थी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने टॉपिक पढ़ाया था, एंड आई थिंक 2 घंटे की क्लास थी, क्योंकि मैंने बोला था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कम से कम 2 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मैंने शो भी किए थे क्वेश्चंस कि देखो हर पेपर में लगातार 2-2 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आ रहे हैं, इनकी वेटेज बहुत ज्यादा है। इवन आज भी मतलब सुबह के शिफ्ट में देयर वर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब इलेक्ट्रोथर्मो रिडॉक्स, इन तीनों को मिला के कम से कम 4 क्वेश्चन पेपर में होते हैं। वहां पर मैंने ना, मुझे आज भी याद है, एनसीईआरटी की एक फाइल अपलोड करी थी, वहां पर मैंने तुम्हें निमोनिक बताया था, लेके 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी, नीचे कोई है कौन, आगे आइए होंगे पंडित कलावती, सोना लाई फ्री में। क्या ये याद है? मैंने एनसीईआरटी को वो पढ़ के सुनाया था तुम्हें, है ना। और मैंने
बोला था कुछ रटो मत, और मैंने ये भी चीज सिखाई थी, जब वो पूछता है ना विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा होता है। क्या ये सबको याद है? जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स देखा था, मैंने बोला था कभी भी पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा हो तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि वो रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है ना। किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा? किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा? जो सबसे कम मेटेलिक होगा, है ना, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, मतलब उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। मैं कहती हूँ अगर तुमने 11th की वो सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं भी रटी ना, 10th में तो एक सीरीज थी ना, क्या थी सीरीज? KNaCaMgAlZn FePbH CuHgAgAu, ये सीरीज याद है? 10th की बुक में दे रखी है, 10th की एनसीईआरटी में ये सीरीज दे रखी है, KNaCaMgAlZn FePbH CuHgAgAu। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं वो पूरी सीरीज रटो, मैंने उस दिन भी बोला था पूरी सीरीज रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लो आंसर आ जाएगा, और कॉन्सेप्ट को समझना था। मोस्ट पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कौन चाहेगा कि मेरी रिडक्शन हो? जो सबसे कम मेटल होगा ना। अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन में हम मान के चलते हैं कि इसको हम बेस लाइन मान लेते हैं, तो जो हाइड्रोजन से नीचे आता है मतलब वो मेटेलिक कम है, नॉन मेटेलिक मतलब उसके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर कम है। एक बात बताओ, देखना, कॉपर, जिंक तो हाइड्रोजन के ऊपर है, ये आंसर है नहीं। क्रोमियम, कोबाल्ट भी अच्छे मेटल्स होते हैं, ये आंसर है नहीं। सो कॉपर सिर्फ हाइड्रोजन के नीचे आता है, ये आंसर है। कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर, इनमें से कोई भी होता है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा माना जाता है। दैट्स इट। सो ए वाज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यार मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा कि कौन से स्कैम की तुम बात कर रहे हो। क्या यहाँ पर मैंने तुम्हारे साथ स्कैम कर दिया? भाई साहब 45 डेज तुम्हारे साथ मैंने पूरा का पूरा क्रैश कोर्स तुम्हें फ्री में कराया, इसके बाद तुम मेरे सेशन में आके बुराई क्यों कर रहे हो? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। मतलब ठीक है यार, तुम करते रहो, जिसने जो बुराई करनी है करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, वो तुम्हारी अपनी लड़ाई है। बट तुम हमारे यहाँ पर देखो पूरा का पूरा 45 डेज पूरा का पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स हुआ है, एंड आई थिंक अपने आप में वो द बेस्ट था। रिमेंबर मी, अभिनव पेपर तुम्हारा हो गया या कल है? मैम एसएससी एमटीएस वाले क्रैश कोर्स देख सकते हैं क्या? यार मुझे नहीं पता कौन से क्रैश कोर्स की तुम बात कर रहे हो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भाई साहब मुझे ना बड़ी अच्छी फीलिंग हो रही है। जिस दिन मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कराया था ना, मैंने तुम्हें बोला था, मुझे याद है मैंने तुम्हें बोला था फॉर्मूला शीट में ना एक फॉर्मूला रट लो, डेल्टा जी। एक तो ये फॉर्मूला बोला था मैंने -NFE से, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और मैंने एक ये फॉर्मूला बोला था डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 nRT log ऑफ K इक्विलिब्रियम। जिस दिन मैंने थर्मो पढ़ाया था ना, मैंने बोला था ये रट लो, मुझे नहीं पता बट इसको रट लो, डेल्टा जी इज -2.303 RT log K इक्विलिब्रियम, -2.303 RT log ऑफ K इक्विलिब्रियम। ये मैंने उस दिन बोला था रट लेना ये फॉर्मूला, ये आएगा ही आएगा। सेम यही फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया, बस उसने ये कहा है कि वैल्यूज को चिपका के देखो क्या आंसर आ रहा है। मैथ्स लगानी थी, और वो भी जिसने अप्रोक्सीमेशन यूज करी है। आंसर्स देखना काफी दूर दूर के आंसर थे, तो अप्रोक्सीमेशन यूज करना बिल्कुल संभव था। के इक्विलिब्रियम दे रखा है एक रिएक्शन का 100, है ना, तो लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, लॉग ऑफ 100 तो तुम्हें पता ही होगा, जिनको निकालना नहीं आता उनको मैं बता दूं, लॉग ऑफ 100 इज लॉग ऑफ 10 रेज़ टू द पावर 2, जो होता है 2 log of 10। जो जेई का बच्चा उसको कम से कम ये चीज तो आनी चाहिए, तो log 100 की वैल्यू हो गई 2, है ना। टेम्परेचर दे रखा है हमें 300, ये टेम्परेचर हमें दे रखा है। आर को हमें आर रखना है, आर को मैंने आर रख दिया, और डेल्टा जी के लिए मेरे को निकालना है -2.303, ये हो गया डेल्टा जी। उसने कहा इसको कंपेयर करो -XR से, मुझे बताना व्हाट शुड बी द आंसर। ऑप्शन नहीं था, न्यूमेरिकल था। ये तो नायर बिल्कुल सही। मुझे जिस बच्चे ने ये बोला उसने भी यही बोला था, मैम मुझे याद नहीं है कि ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन था या इसमें ऑप्शंस गिवन थे, तो उसने मुझे कुछ आइडिया दिया, मैम 690 691 कुछ ऐसे आंसर आए थे, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस लिख दिए हैं। मुझे भी नहीं पता, मैंने भी पेपर नहीं देखा। आई एम नॉट श्योर कि ये एग्जैक्ट वर्डिंग इस क्वेश्चन की क्या थी, x की जगह n पूछा था या क्या पूछा था, मुझे नहीं पता, बट उस बच्चे ने अपने दिमाग से सोच के बताया, मैम इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, मैंने तुम्हारे सामने करवा दिया। इसको सॉल्व कर लेना, जस्ट सॉल्व दिस थिंग। दिस इज 23, 2.303 को 23/10 लिख दो, इंटू 300 लिख दो, इंटू 2 लिख दो, इंटू r लिख दो। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट द आंसर। 0 से 0 कट गया,
तो ये हो गया लगभग 60, तो 60 इंटू 20 लगभग तुम मान लो 1200 समथिंग लाइक दिस, तो 1382 इज द आंसर। मैंने बोला, मैं कह रही हूं मैंने सॉल्व तक नहीं करके देखा, आई डिडंट इवन सॉल्व द क्वेश्चन। जब वैल्यूज आपस में इतनी दूर थी तो हर बच्चे को अप्रोक्सीमेशन लगाना चाहिए था। एक और चीज, जिन बच्चों का कल पेपर है, ठीक है, वो इस क्वेश्चन से एक चीज सीख लो, अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर आए हुए हैं जैसे 691, 69.1, तो ऑब्वियसली 10 का ध्यान देना, मतलब पावर का ध्यान देना है, यूनिट्स का ध्यान देना कंपलसरी है, ठीक है। अगर ऑप्शन एक 690 है, 1382 मतलब डबल द ऑप्शन है, तो आराम से अप्रोक्सीमेशन यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बारीक बारीक कैलकुलेशन करोगे, टाइम वेस्ट होगा, इतने में बाकी बच्चे आगे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल यार, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या स्कैम और क्या फ्रॉड हो रहा है, मुझे बस एक चीज पता है, मैं अपने दिल से पढ़ाती हूँ। मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम था अनअकैडमी एटम्स, है ना, और उस चैनल में आज 9000 एटम्स जुड़ चुके हैं। मुझे इतना पता है उन 9000 एटम्स का जेईई मेन का पेपर बहुत बढ़िया गया है, इस बात की मैं क्या कहते हैं, इस बात के लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बस दैट्स इट। मुझे नहीं पता तुम लोग क्या चैटों में लिख रहे हो, बहुत बढ़िया, जिसने जो लिखना लिखो। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई मेन का अगला क्वेश्चन है द कन्वर्जन। एक कंट्रोवर्सी है, ठीक है, ये क्वेश्चन ही ऐसा था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती करी भी है और बहुत सारे बच्चे बेचारे कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए हैं। क्वेश्चन ये था, केमिकल काइनेटिक्स का मैंने बोला था एक क्वेश्चन आएगा, वो 60% कंप्लीट, 70%, 99.99% कंप्लीट। मैंने केमिकल काइनेटिक्स जिस दिन पढ़ाया था बोला था ऐसा क्वेश्चन आएगा, और लो ऐसा क्वेश्चन आया। बाय द वे, जो बच्चों को जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देखे हैं उनको पता होगा, दिस इज नथिंग बट अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक बार जेईई में 33.3% कंप्लीशन का पूछा गया था, आज उन्होंने 60% का पूछ लिया। तुम मुझे बताओ, बिफोर आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, मेरे को कई स्टूडेंट्स ने बोला द कन्वर्जन ऑफ ए टू बी इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसका रेट कांस्टेंट 25 into 10⁻⁻⁴ दे रखा था। What time it would take for 60% completion? अब मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ। आधे बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है, कि मैम 60% कंप्लीशन क्वेश्चन में पूछा गया था, कई बच्चे बोल रहे हैं 40% पूछा गया था। मैं दोनों तरीके से आंसर बता देती हूँ, जिसका जो मतलब जो तुम्हारे को याद है पेपर में आया था उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना। मुझे अभी तक किसी ने कंफर्मेशन नहीं दी कि 60% ही था या 40% था, तो देखना फॉर्मूला बताती हूँ यार। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, मैंने तुम्हें बोला था ना फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला डायरेक्टली रट कर जाना। क्या था, T इज इक्वल टू 2.303 बाय K लॉग ऑफ A नॉट डिवाइडेड बाय A। बस यही का यही फॉर्मूला यूज करना था, T इज इक्वल टू 2.303 बाय K लॉग ऑफ A नॉट बाय A। याद ये रखना है, A नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, A है कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T। बड़े ध्यान से, यहीं पे बहुत सारे बच्चों ने गलती करी, इसीलिए उनको कंफ्यूजन हुआ। 2.303 K को मैं लिख देती हूँ 25 टाइम्स 10⁻⁻⁴ लॉग ऑफ, मान लो इनिशियल मैंने ले लिया लॉग ऑफ A नॉट को A। अब रिएक्शन कह रहा है 60% कंप्लीट हो गई। अगर तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन था 60% कंप्लीट हो गई है रिएक्शन, तो बचा कितना है, अभी यू हैव 40% ऑफ A, तो यहाँ लिख दो 40%, मतलब 40 होल डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स A नॉट। इसको सॉल्व कर लेना, ये तब आंसर आएगा अगर पेपर में क्वेश्चन था 60% कंप्लीट, तो 60% कंप्लीट था तो नीचे 40% आना चाहिए था। जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम पेपर में आया था व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर 40% कंप्लीशन, तो 40% कंप्लीट हो गई, मतलब आंसर आएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 25 टाइम्स 10⁻⁻⁴ लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A नॉट। 40% कंप्लीट होने के बाद बची कितनी, 60% ना, तो यहां लिख देना 60/100 टाइम्स A नॉट। जिन बच्चों को लॉग सॉल्व करना नहीं आता, जैसे कई बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी मैम लॉग ऑफ 10⁻6 कैसे सॉल्व करते हैं, घबराओ मत, जिनको वैल्यूज पता है बढ़िया बात है। कई टीचर्स बोल देते हैं वैल्यूज रट कर जाओ, इट इज टोटली अप टू यू। कई टीचर्स बोलते हैं रट के नहीं जाना, तो जिन्होंने रटा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं रटा देख लो। log of 10 माइनस log of 6, log 10 क्या होता है 1 माइनस log of 6 को क्या लिख सकते हैं log of 2 into 3, तो log 2 3 5 की वैल्यू तो पता ही होनी चाहिए, सो दिस इज log 2 प्लस log 3। log 2 पता होना चाहिए, log 3 पता होना चाहिए। अगर डायरेक्टली log 6 पता था तो बढ़िया, नहीं पता तो ऐसे तरीके से क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। कौन से लव बर्ड्स आ गए, अरे आज मतलब तुमने ठान ही लिए क्या, ठान ही लिए क्या। मैम आप जेई प्लस पर कब आ रहे हो, बिगेस्ट फैन बिगेस्ट एटम ऑफ योर्स।
मेरा 1 मार्च से अनअकैडमी प्लस पर कोर्स आ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मार्च। मतलब मेरा पूरा प्लानिंग थी, है ना, कि इन 2 महीनों में मतलब जैन और फेब में हमने पूरा का पूरा ध्यान देना है। ये जो हमारा जेई का क्रैश कोर्स चल रहा था 45 डेज का, और उसके बाद हम पेपर सॉल्व करेंगे। तो अभी 2-3 दिन तक ये पेपर सॉल्व वाली कहानी चलती रहेगी। उसके बाद 1 मार्च से मेरा एक तो अनअकैडमी प्लस पर नया कोर्स लॉन्च होगा, इसके साथ साथ इसी चैनल अनअकैडमी एटम्स पे 2 कोर्सेज लॉन्च होंगे। एक होगा ग्रेड 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए, एक होगा ग्रेड 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर नॉट इन शॉर्ट बट फुल डिटेल में हम ग्रेड 11th और 12th की केमिस्ट्री कवर करेंगे। एंड द थर्ड थिंग, स्पेशल क्लासेस पे फुल ऑन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। आई थिंक अब तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा ये क्रैश कोर्स अटेंड करने के बाद, कि जब मैम ने जो क्रैश कोर्स में क्वेश्चंस पूछे वही ऑलमोस्ट क्वेश्चंस पेपर में आए हुए थे। तो अब तो तुम बिलीव रखकर, फेथ रखकर पढ़ाई कर सकते हो, है ना। ओ हो भाई साहब, आई एम लाइक हाँ, मतलब साक्षी मैम आपने तो बहुत बढ़िया कर दिया बच्चों के साथ। किन किन बच्चों ने मेरे साथ सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर अटेंड किया था जब मैंने क्रैश कोर्स में बताया था? उस दिन मैंने एक बात बहुत अच्छे से बोली थी, जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो जो फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है उसके ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे। आज भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया था। मतलब ये क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आई डोंट नो वेदर इट इज अ न्यूमेरिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन या फिर ABCD वाला क्वेश्चन था। तो जो बच्चे ने मेरे साथ डिस्कस किया उसने ये बोला कि मैम जो आपने उस दिन फ्रेंडलिच वाला क्वेश्चन कराया था बिल्कुल वही क्वेश्चन आया था। तो उसने मुझे ये लाइन बोली, मैंने वही लिख लिया, मुझे श्योर नहीं है कि इसके ऑप्शंस क्या हैं। For Freundlich absorption isotherm, a graph of log x by m is plotted against log p. The slope of its line and its y-intercept corresponds to. तो ये तो जिस दिन जेई का पेपर सामने आएगा NTA की साइट पे उसी दिन मुझे पता चलेगा क्या क्वेश्चन था, बट अभी के लिए मैं ये एज्यूम कर रही हूँ ये क्वेश्चन था। तो Freundlich absorption isotherm तुम्हें पता ना, log x by m is equal to k into p raised to the power 1 by n। ग्राफ वगैरह कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, log ले लो, log of x by m is equal to log of k plus 1 by n times log of p। फिर मैंने तुम्हें सिखाया था y is equal to mx plus c से इसको कोरिलेट कर दो। तो y एक्सिस पे log of x by m आएगा, इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा log of k, स्लोप क्या आ जाएगा 1 by n। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो मैंने तुम्हारे सामने कर दिया। वापस बोल रही हूँ, जो टॉपिक्स तुम्हें अभी भी कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस चैनल की हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पर जाओ, उस PDF पर क्लिक करो जिस चैप्टर को तुम्हें रिवाइज करना है, जहां पर मैंने स्टार मार्क कर रखा है ना कि ये कर जाना, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। आज तुम देखो वही सारी चीजें पेपर में आई हुई हैं। तो अभी भी कल और परसों वाले स्टूडेंट्स इस ऐसे PDF को पढ़कर जा सकते हो, ठीक है। आई एम सो मच हार्ड वर्किंग ना, थैंक यू। कौन है ये? नूतन शर्मा, थैंक यू सो मच। एक मैं कहती हूँ एकदम पिलपिले, मतलब कहते हैं ना जिनको एकदम पिलपिले क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस थे। मतलब यार NTA ने ना हद मचा रखी है। उनके मॉक टेस्ट को तुम करके देखो तो तुम्हारे अंदर से आएगा, हो कितना मुश्किल मॉक टेस्ट है, समझ ही नहीं आ रहा मैम, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया मॉक टेस्ट नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया मॉक टेस्ट नहीं हो रहा, ब्ला ब्ला ब्ला। ये तुम्हारे डाउट्स होते हैं भाई साहब। जिस दिन पेपर आता है ना तो पेपर ऐसा आता है कि हाँ ऐसे कैसे, मतलब पेपर इतने सिंपल बना देते हैं, बट इट्स कूल, मतलब इट्स चिल आउट। पेपर अच्छा था तो तुम सबके लिए अच्छा था, है ना। वैसे ज्यादा खुश भी मत होना, अगर पेपर इजी आया तो कट ऑफ अच्छी भली जाएगी। बहुत टफ पेपर नहीं आया तो कट ऑफ थोड़ी अच्छी भली जा सकती है। और अगर अच्छी भली का मतलब मैं बोलूं तो भी तुम चिल मारो, जितने SV आइटम्स है केमिस्ट्री तो तुम्हारी सेट है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एडवांस के लिए अब तुम्हें पता चल गया है क्या तुम्हारा लेवल है, तुम्हें शीशा दिख गया है। तुम्हें लगता है कि हमने जेई मेन में अच्छा किया है, जो तुम्हारी गलतियां हैं उनको एनालाइज करो। अगर अंदर से आवाज आ रही है कि मैम एडवांस के लिए पढ़ना है तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। वेरी सून आई विल बी टेकिंग अ स्ट्रैटेजी सेशन कि मेन तो कर लिया, एडवांस के लिए तैयारी कैसे करनी है। तो जिनको लग रहा है कि एडवांस हमने पढ़ना स्टार्ट करना है, मुझे 1 या 2 दिन का टाइम दे दो। वंस जेई मेन इज डन मैं तुम्हारे एडवांस की स्ट्रैटेजी तुम्हें बता दूंगी। अब देखना, देवांश इज सेइंग मैम मेन तो हो गया, अब बताओ जेई एडवांस का क्रैश कोर्स कब दिला रहे हो? दिला रहे हैं, बहुत जल्दी दिला रहे हैं। एक क्वेश्चन आज सुबह, आई थिंक काश जो मैंने आज सुबह क्लास ली थी वो मुझे कल लेनी चाहिए थी।
आज सुबह मैंने एक स्पेशल क्लास ली थी जहां पर हमने ग्रेड 12th की फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करी थी। वहां मैंने बोला था पूरी स्लाइड में सब कुछ छोड़ दो बट ये एनिलीन वाला क्वेश्चन करके चले जाओ। सच सच बताओ जितने एसवी एटम्स है, किया था ना आज ये क्वेश्चन। एनिलीन में मैंने कहा था NaNO2 और HCl डालेंगे, डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, याद है? इसको डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया हुआ है। जो कहते हैं ना एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ो, सॉलोमन्स पढ़ लो, है ना, मॉरिसन बॉयड पढ़ लो, IL फिनार पढ़ लो, बेशक पढ़ो, बट एनसीईआरटी तो हमारे रूट्स है ना, वो तो पढ़ के जानी है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिर तुम डालो KCN। KCN होता है K+CN-। साइनाइड की रिएक्शन यहां पर करेंगे, साइनोबेंजीन, बेंजीन पर C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा। हाय राम, जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ी है, स्टीफेंस रिएक्शन, साइनोबेंजीन में अगर मैंने SnCl2 और HCl डाला तो ये एल्डिहाइड बनेगा। मुझे आज भी याद है एनसीईआरटी के एक पेज में कहीं ऊपर वाले सेक्शन में रिएक्शन लिखी है जिसको बोलते हैं स्टीफेंस रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन है। यू आर न्यू हियर, जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सबको बताना चाहूंगी इस चैनल पर हमने एक 45 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट करा था JEE मेन 2021 के लिए। इन केस कोई ऐसा बच्चा है जो अभी, अगर तुम कल या परसों दे रहे हो पेपर, ठीक है, तो अब पूरा तो सारी वीडियोस तुम एक साथ नहीं देख सकते हो, ना ही मैं बोलूंगी कि लास्ट मोमेंट पे इतनी वीडियोस देखो, बट अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये चैनल बहुत लेट मिला, आज बाय चांस आंसर सर्च करते करते तुम इस चैनल पर आए हो, प्लीज गिव इट अ ट्राई। जो इस चैनल पर मैंने 45 लेक्चर्स लाइव ले रखे हैं, ठीक है, उनमें हर चैप्टर को बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाया है इन अ फॉर्म ऑफ क्रैश कोर्स। तो अगर जो तुम नेक्स्ट JEE मेन का अटेम्प्ट है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन ऑल्सो, या फिर कोई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है देन ऑल्सो यू कैन डेफिनेटली कंसीडर वॉचिंग दोज वीडियोज, वो बिल्कुल हेल्पफुल हैं। आज इस वीडियो के एंड में ना जितने एसवी एटम्स हैं, ठीक है, तुम्हारा अगर पेपर अच्छा हुआ है तो भी ये लिख के बता देना द क्रैश कोर्स वाज गुड, है ना, पेपर के लायक था। और अगर तुम्हें लगता है कि क्रैश कोर्स में मैंने बकवास पढ़ाया तो भी बेशक लिख देना कि द क्रैश कोर्स वाज पैथेटिक। एटलीस्ट मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि तुम लोगों का क्या ओपिनियन है, मेरे लिए ये जरूर कर देना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। मैम क्लास 12th का न्यू बैच यूट्यूब पे कब से स्टार्ट होगा? जल्दी फॉर JEE 2020 March 1, 1 मार्च से। एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दिया फिर हम वो उससे मुड़ते नहीं है। 1 मार्च से यूट्यूब स्पेशल और प्लस तीनों पे ग्रेड 11th और 12th का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। हाँ यार, मेरे पास आज टाइपिस्ट नहीं था तो मैं ये स्लाइड को टाइप नहीं करवा सकी हूँ, बस मेरे को भी बड़ी मुश्किल से किसी सोर्स से ये क्वेश्चन मिला है। क्वेश्चन ये है, हाउ डज द एनर्जी ऑफ फोटोन चेंज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इंक्रीजेस? इतना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन। एनर्जी ऑफ फोटोन का तुम्हें फॉर्मूला याद है? E इज इक्वल टू एच न्यू। ये तुम्हें याद है? E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। मेरे ख्याल से हम थक गए हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि अगर फोटोन की वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम, फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम से इतना लल पलल क्वेश्चन, इतना पिलपिला क्वेश्चन कैसे ही आ सकता था? भाई साहब आया पड़ा है। तो मुझे बताना, अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, मतलब एनर्जी डिक्रीज होगी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एनर्जी विल डिक्रीज। यही था ना क्वेश्चन, ठीक है ना? बढ़िया। वी वांट टीना मैम, वी वांट टीना मैम। यहाँ पर ये वाला रिवॉल्ट हम नहीं करते हैं। आई थिंक ये दिस इज नॉट द करेक्ट प्लेटफॉर्म जहां पर हम ये चीज डिस्कस करें। हम अपने 45 डेज क्रैश कोर्स और JEE मेन में अच्छी रैंक लाने की कोशिश करते हैं, है ना। चलो अब कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, ये भी अच्छे से कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था। हाय राम, मतलब जो बच्चे JEE मेन से डर जाते हैं ना, दे आर लाइक कि मैम बहुत मुश्किल JEE मेन का पेपर है। अच्छा, कई बच्चे ये भी बोल रहे हैं मैम आप बातें मत करो, टाइम वेस्ट हो रहा है, कल हमारा पेपर है। मैं बातों से ना तुम्हें एक ही चीज समझाना चाह रही हूँ, डरो मत, डरो मत, कल का पेपर इससे भी इजी आएगा। सो चिल मार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, डरो मत। मैं सिर्फ इसीलिए बात कर रही हूँ ताकि तुम्हें कंफर्टेबल फील हो कि बहुत हुआ नहीं है कल का पेपर। ये क्वेश्चन ही बता देगा कितना हुआ है। वो कह रहा है मैच द फॉलोइंग फॉर द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर द गिवन प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय PV अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। कह रहे एक प्रोसेस है PV
अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मुझे डी उस बच्चे ने कुछ बताया नहीं, इसलिए मैं इस स्लाइड को प्रिंट करा नहीं सकी, मुझे नहीं पता, उसने मुझे नहीं बताया, इन्हीं में से कोई ऐसे मैचिंग ऑप्शन होंगे। वो कह रहे हैं एक पीवी अल्फा एक कांस्टेंट है, मुझे बताओ कौन कौन से वैल्यू ऑफ अल्फा के लिए ये चीज वैलिड है। एक बात बताना, जैसे ही पीवी अल्फा मैंने पढ़ा था ना, मेरे दिमाग में एक घंटी बज गई थी, पीवी गामा कांस्टेंट मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस, ऐसे साक्षी मैम ने रटवाया था। पीवी गामा कांस्टेंट मतलब अगर अल्फा की वैल्यू गामा है तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हीट एक्सचेंज 0 होता है। तो क्यू नो हीट एक्सचेंज के लिए गामा की अल्फा की वैल्यू गामा, सो डी का तो आंसर होना चाहिए एस। डी का क्यू था, डी का एस था, डी का आर था, तो चुपचाप से बी ऑप्शन मार्क कर देना। उस बच्चे ने मुझे ये बोला मैम सारे ए बी सी डी चारों ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें डी का आंसर एस दे रखा था, तो मैंने उस फोर्थ ऑप्शन को कंसीडर ही नहीं किया, डी का आंसर है सीधा का सीधा बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर तुम्हारे पेपर में मतलब अगर लेट्स से वो बच्चा सही नहीं था, एक और भी ऑप्शन था जिसमें डी इज इक्वल टू एस था, तो मैं सारे तुम्हारे साथ ऑप्शंस डिस्कस कर देती हूँ, आई डोंट माइंड। एक बात बताओ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, और एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। मान लो मैंने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, तो पीवी कांस्टेंट हो जाएगा। अरे ये होता नहीं है बॉयज लॉ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो ये बॉयज लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, पीवी की वैल्यू 1 मतलब अल्फा की वैल्यू 1, तो अल्फा 1, तो क्यू सी का आंसर क्यू था। तो इस तरीके से अगर कट शॉर्ट करोगे तो भी तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए था। समझ आ गया? कितने क्वेश्चन हुए मैंने काउंट नहीं करे, याद करके देखूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। 12 क्वेश्चंस वी हैव डन टिल नाउ। 12 या 13 मुझे नहीं पता, मैंने फटाफट काउंट कर लिया। 12 या 13 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे याद है जिस दिन मैंने पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ाया था ना, मैंने तुम्हें बोला था पॉलीमर के मोनोमर याद करके जाना। स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मोनोमर इंपॉर्टेंट है। एंड आई विल टेल यू surprisingly this was bit of surprise बहुत सारे बच्चों के लिए। सरप्राइजिंगली पॉलीमर से 2 क्वेश्चन आए थे भाई साहब। जितने भी टीचर्स थे जिन्होंने भी एनालिसिस देखी, मतलब पहले सोची थी, जिन्होंने प्रिडिक्शन किया था ये क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन आएगा, वी ऑल एक्सपेक्टेड कि पॉलीमर से 1 क्वेश्चन आएगा, एंड इवन वी एक्सपेक्टेड कि बायोमोलिक्यूल से थोड़ा टफ क्वेश्चन आएगा। इस बार पॉलीमर्स के 2 क्वेश्चन आए थे, नॉट एंटायरली फ्रॉम पॉलीमर। एक क्वेश्चन कंप्लीट पॉलीमर का था, एक क्वेश्चन था स्टीरियो सेंटर से रिलेटेड, वो भी अभी मैं कराऊंगी। याद है हमने किया था ब्यूना एस और नाइलॉन 6। मैंने उस दिन बोला था नाइलॉन 6 का स्ट्रक्चर, इसकी कॉम्पोजिशन याद करके जाना। ब्यूना एस तो उसने पूछा मोनोमर बताओ। यार मुझे पूरा क्वेश्चन उस बच्चे ने नहीं बताया, जितना उसने बताया मैं तुम्हारे सामने डिस्कस कर देती हूँ। ब्यूना एस किससे बनता है? ब्यूना का मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन, 1 और 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड 1,3 ब्यूटाडाइन। और एस का मतलब हमने किया था, ये एस का मतलब हमने किया था स्टाइरीन। स्टाइरीन क्या होता है? बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH2, इसको स्टाइरीन बोलते हैं। सो ये बनता है ब्यूना एस। इन दोनों के पॉलीमर जो बनेगा ब्यूना एस होता है। नाइलॉन 6 बजरी एक घंटी भाई साहब, उस दिन घंटा लगाया था कैप्रोलेक्टम डिस्कस करने में। क्या था कैप्रोलेक्टम? 6 कार्बन एटम होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम। और ये याद आ गया कुछ? टोटल 7 मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे लगा दो 6 और एक 7, 7 मेंबर रिंग बनेगी। दिस इज कैप्रोलेक्टम। इनका मोनोमर था कैप्रोलेक्टम। याद आ गया? मैम एक सेशन ले लीजिए कि कल कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लीज प्लीज प्लीज। अनंत यार देखो मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, अब लास्ट मोमेंट में मैं तुम्हें ये बताऊं कि कल कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज ये है कि तुम बस अब रिवीजन करो। ठीक है, आज के एक बार मॉर्निंग शिफ्ट का तो आज हमने डिस्कस कर लिया, 5 बज ही चुकी है ना, 6 बजने वाली है, तो आई थिंक इवनिंग शिफ्ट के भी क्वेश्चन आने शुरू हो गएंगे। वैसे भी तुम्हारे चैट के मतलब इस YouTube सेशन के बीच में मेरे इंस्टा पे टिक 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 हो रहे हैं, काफी सारे बच्चों ने क्वेश्चंस भेजने भी शुरू कर दिए होंगे, देखना।
इंस्टा, जेना डैश वांट्स टू सेंड यू अ मैसेज, मनु डैश वांट्स टू सेंड यू अ मैसेज। सो मैसेजेस आने शुरू हो गए मेरे पास, है ना, बड़े सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। सो इवनिंग शिफ्ट में भी बता दूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आए। सिर्फ ये वाले क्वेश्चन भी अगर अच्छे से करके जा रहे हो, अब कल पेपर अच्छा ही होगा, टेंशन मत लो। सिर्फ रेवरेट, ट्राई टू फॉलो द थियरी रेवरेट, जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज करते जाओ, अच्छा हो जाएगा पेपर, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज कॉन्सेंट्रेटेड यूजिंग साइनाइड, मतलब CN- को यूज करके कौन सी और कॉन्सेंट्रेट होती है। तो मतलब चाहे मी एज अ टीचर या तुम्हारा एज अ स्टूडेंट सीधा एक ही दिमाग में आना चाहिए था, वो था ना कौन सा मेथड जहां पर गोल्ड और सिल्वर की एक्सट्रैक्शन करते हैं यूजिंग साइनाइड, याद आ रहा है कुछ? गोल्ड और सिल्वर की एक्सट्रैक्शन करते हैं वेन आर्कल फॉरेस्ट साइनाइड वाला मेथड। तो आधे बच्चों को लगा कि ये जो 4 और के नाम है ना, ये जो 4 और के नाम है, इनमें से जो भी गोल्ड और सिल्वर की और होगी वो आंसर होगा। एंड आधे बच्चों के साथ ये बुरा हो गया, उन बेचारे बच्चों ने इन सब के नाम ही लर्न नहीं किए थे। दे आर लाइक नाम कौन पूछता है। बट जिन बच्चों ने एक्सट्रैक्शन चैप्टर मेरे साथ पढ़ा था, मैंने क्लियर कट बोला था ये 10 नाम है, इनको रट कर जाना, हर साल जेई धोखा देता है इनमें से पूछकर। याद है हमने पढ़ा था कैलेमाइन, मुझे आज भी याद है, मैंने कहा था दिस इज जिंक कार्बोनेट ZnCO3, सिडराइट दिस इज FeCO3, मैलेकाइट दिस इज CuOH2.CuCO3 बेसिक कॉपर कार्बोनेट की ओर, एंड स्फेलेराइट होता है ZnS। ये याद आ गया। ये 3 तो मुझे अच्छे से याद है, मैंने तुम्हें सिखाए थे, इवन मैंने कहा था ZnS का याद रख सकते हो, बढ़िया, नहीं तो भी तुम इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। अब मुझे बताओ CN- के साथ, याद है वो लीचिंग वाली हमने कुछ कहानी पढ़ी थी कि CN- किसी मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए, द मेटल शुड बी एबल टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब वो CN- का कॉम्प्लेक्स, अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। एक हमने ना मेथड पढ़ा था एक्सट्रैक्शन चैप्टर में, जहां पर मैंने तुम्हें बताया था फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, याद है। और आधे बच्चों के दिमाग में ये भी आना चाहिए मैम ZnS में फ्रोथ फ्लोटेशन करा सकते हैं क्योंकि सल्फाइड हो रहा है। वहां पर एक चीज थी, मान लो हमारे पास ZnS है ना और PbS हैं, 2 दे रखे हैं, इसमें से हमें अगर जिंक को निकालना है ना, तो क्या करते हैं, याद है उसने दे रखा है NaCN या साइनाइड आयन डाल देते हैं, तो Zn और Cn का कॉम्प्लेक्स बनता है विच इज ZnCN4 2-, ये याद है एक्सट्रैक्शन चैप्टर में दे रखा है कि अगर ZnS और PbS है डिप्रेसेंट, यस यू आर राइट, फ्रोथ फ्लोटेशन में डिप्रेसेंट नाम से हमने किया था। इंस्टा एक्सेप्ट कर लूंगी, पेपर के बाद करेंगे ना, यूट्यूब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद एक्सेप्ट कर लूंगी, ठीक है। जितने मर्जी आज सारे बच्चे मैसेज भेज देना, जनरली मैं इंस्टा पे रिप्लाई नहीं करती हूँ बट आज तो रिप्लाई करूंगी, मुझे क्वेश्चंस चाहिए तुम्हारे, ठीक है। तो इसका आंसर था ZnS। मुझे ये क्वेश्चन इसलिए याद आ गया है ना, मैंने दोनों चीजें बताई थी तुम्हें, एक तो नाम रट के जाना जरूरी है, कल के भी पेपर में इनमें से नाम रट के चले जाना, जो जो नाम बाकी हैं। कैसे रटोगे, अब शायद वीडियो देखने का तो टाइम है नहीं, तो इसी चैनल पर अनअकैडमी एटम्स चैनल पर एक वीडियो है एक्सट्रैक्शन जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन, डे नंबर कौन सा मुझे नहीं पता, उसके नोट्स दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन नोट्स पर जाना, एक लिस्ट मैंने शेयर करी है जहां नाम लर्न करने हैं, स्टार मार्क कर रखा है मैंने, बस वो स्टार वाले क्वेश्चंस कर लेना, आंसर आ जाएगा, सिर्फ स्टार वाले वर्ड्स कर जाना। An ore of tin containing FeCrO4 is concentrated by, उस बच्चे ने मुझे बोला था मैम एक ऑप्शन दे रखा था मैग्नेटिक सेपरेशन, एक ऑप्शन दे रखा था फ्रोथ फ्लोटेशन, एक ऑप्शन कुछ और उसने मुझे बोला, उसको खुद ही नहीं याद था, ठीक है। तो मुझे बस एक बात याद है, अगर इसके अंदर FeCrO4 है ना, और ये टिन की ओर है SnO2, तो इसका आंसर था मैग्नेटिक सेपरेशन। अब तुम सोचोगे मैम ये तो आपने कभी कराया नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ, मुझे अच्छे से याद है, एक्सट्रैक्शन चैप्टर में जाके देखना, दिस इज नथिंग बट अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये टिन की ओर से रिलेटेड, मैग्नेटिक सेपरेशन से रिलेटेड एक बार पहले भी 2019 या 2020 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, एक बार चेक करना, PYQ ये मैंने करा रखा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था, तुम टिन की ओर वाला चेक करो, वो मैग्नेटिक सेपरेशन कहोगे तो मैं अभी यहाँ पर खोल के दिखा सकती हूँ वो वाली स्लाइड जहां पर मैग्नेटिक सेपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, इट वाज देयर, ठीक है। नहीं तो उस बच्चे ने मुझे ये भी मैसेज में लिखा, कहोगे तो मैं मैसेज भी खोल के दिखा सकती हूँ,
मैम बाकी सारे ऑप्शन सूटेबल नहीं थे, इसीलिए मैंने दिमाग लगा के मैग्नेटिक सेपरेशन मार्क कर दिया। उसने मुझे बोला कि मैम एक था कैल्सिनेशन, ठीक है, एक कैल्सिनेशन गिवन था और एक गिवन था हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन। फोर्थ ऑप्शन उसने मुझे बताया नहीं। फ्रोथ फ्लोटेशन सल्फाइड ओर्स के लिए होता है, यहाँ पे कराने का मतलब नहीं था। कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स के लिए होता है, यहाँ कराने का मतलब नहीं था, ठीक है। सो मैग्नेटिक सेपरेशन वैसे भी आ जाता आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आया ही नहीं था, अब ऐसे तो नहीं पता मुझे, ये क्वेश्चन आया तो था, मेरे को खुद 3-4 बच्चों ने ये क्वेश्चन की फोटो भेजी है, तो दिस क्वेश्चन वाज देयर। तुम्हें शायद याद नहीं होगा वो एक अलग बात है, बट ये क्वेश्चन था तो सही। नेक्स्ट, कौन सा उस दिन हम कर रहे थे, वी वर डूइंग दिस लास्ट मोमेंट पे हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रेड 12th ग्रेड 11th की फुल रिवीजन करी थी ना, वहां पर भी मुझे याद है मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ PbI4 इज ड्यू टू, उसी दिन मैंने कराया था कि जो ग्रुप नंबर 14 होते हैं वो हेलाइड बनाते हैं, ठीक है, हेलाइड का फॉर्मूला होता है MX4, नीचे जाते हुए इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये सिर्फ MX2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लेड जो +4 है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट इट वांट्स टू टेक 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट वांट्स टू गेट कन्वर्टेड टू Pb2 पॉजिटिव, मतलब लेड अपनी रिडक्शन कराना चाहता है, मतलब इट विल एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ये ऑप्शन सही है, हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ Pb+4। और ये भी मैंने बताया था I- जैसे PbCl4 तो स्टेबल है, ठीक ठाक है, बट PbI4 स्टेबल नहीं है, क्योंकि I- की टेंडेंसी होती है कि मैं ऑक्सीडाइज हो जाऊं, मतलब मैं दूसरे को रिड्यूस कर दूं। सो हाई रिड्यूसिंग पावर ऑफ I- आयन। उस बच्चे ने मुझे 3 ही ऑप्शन दिए थे, ठीक है, बट मेरे ख्याल से इसमें एक और ऑप्शन होना चाहिए था कि बोथ A एंड B विल बी करेक्ट। सो अगर ये वाला ऑप्शन होता, क्योंकि इट इज नॉट अ मल्टी करेक्ट क्वेश्चन, तो आई थिंक D विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मुझे उसने इतना ही बताया मैम, 3 ऑप्शंस मुझे याद है, 4th मुझे याद नहीं है, तो अकॉर्डिंगली तुम देख लो कि कौन सा ऑप्शन आया हुआ था। मैम आप बंदा बंदी की बात कर रहे हैं, हम सिंगल लोगों को क्या जेलस करते हो? मैंने कौन सी बंदा बंदी की बात कर दी? मेरी लाइफ में मेरा बड़ा ही अच्छा बंदा है, मैं मतलब तुम्हें क्यों, मतलब मैं बंदा बंदी की बात ही नहीं कर रही हूँ। अच्छा अभिनव, हाँ एक और क्वेश्चन भी था, यस, उस बच्चे ने मुझे बोला मैम मुझे याद नहीं है ये क्वेश्चन था या नहीं, उसने भी मुझे बोला कि गन पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ, ये वाला क्वेश्चन भी है, मैंने स्लाइड में लिख रखा है, यस आई हैव दीज क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन था यार, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन कोई कैसे पूछ सकता है? कई बच्चों ने इस क्वेश्चन में मार खाई है ना। मैंने कितनी बार तुम्हें बोला, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, एल्यूमिना, ये है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। मैंने कहीं पर भी ये नहीं बोला था दैट HCl इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मैंने आज तक ये नहीं बोला HCl इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जिन बच्चों को शायद ही गलतफहमी है अभी भी कि HCl से भी डिहाइड्रेशन होगी, उस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो। Cl- better does substitution, I mean it better goes and attacks rather than taking out water. अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ये बात हम कर चुके हैं। अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ, जिन्होंने सुबह वाली वीडियो देखी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 शॉट में रिविजन, जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज वो वाली वीडियो देख लेना। 2 घंटे की क्लास थी, पूरी ग्रेड 12 की ऑर्गेनिक हमने रिवाइज करी थी सुबह स्पेशल क्लास में, ठीक है। अच्छा, मेरी स्पेशल क्लास का लिंक तुम्हें यहाँ जाके मिल जाएगा, Vora2704, ये मेरी आईडी है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाके इस आईडी को फॉलो कर सकते हो, वहां पर वो स्पेशल क्लास मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा देखना, HCl क्या देगा, HCl देता है H+Cl-, तो सबसे पहले अल्कोहल का OH जाकर H+ पे अटैक करेगा, क्या बना लेगा, OH2 पॉजिटिव, फिर यहां से पानी निकल जाएगा। आधे बच्चे बेचारे यही कंफ्यूज हो गए कि मैम ये देखो कार्बोकेटाइन बना, यहाँ पर Cl लगा दो, तो हमारा ना ये आंसर होना चाहिए था। काफी बच्चों ने ये आंसर किया, D वाला, ठीक है, जबकि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है। आई थिंक Sv एटम्स ने तो ये गलती नहीं करी होगी। जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा, जब कभी जिंदगी में कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होती जनरली हो जाती है। मतलब तुम्हें कोशिश करनी है प्रोडक्ट पे जाने से पहले ये पता करने की क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं, दिख रहा है ना। और कई बच्चों ने ये भी सोचा मैम आपने ये याद दिलाया था ना 6 मेंबर ड्रिंक के बाजू वाले कार्बन पे पॉजिटिव है तो एक्सपेंशन होगा, फिर उनके दिमाग में आया नहीं मैम ने कहा था 3 4 में कन्वर्ट होगी रिंग, 4 वाला 5 में होगा, 5 वाला 6 में होगा, 6 वाला कभी 7 में नहीं होगा, एंड लकीली वो ऑप्शन था भी नहीं। फिर उन्होंने कार्बोकेटाइन शिफ्ट कराना था, आई मीन हाइड्राइड शिफ्ट कराना था, कुछ इस टाइप से ऑप्शन आना था, ठीक है ना, और यहां पर आना था पॉजिटिव और यहां लगा देते Cl। सो आई थिंक B विल बी द करेक्ट ऑप्शन, B विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
रीअरेंजमेंट करानी जरूर थी। मैम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन भी डिस्कस होंगे ना? एम के वर्मा रात को कर दूंगी, रात को डिस्कस कर दूंगी। अभी तो ये वाली क्लास खत्म होगी, तब तक क्वेश्चंस अरेंज करने में। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ये इनमें से काफी सारे क्वेश्चंस मुझे सुबह ही मिल गए थे। जब हमारी, याद है जिन बच्चों ने क्लास अटेंड करी थी, मैंने तभी बोला था मेरे पास कुछ कुछ क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। एंड बहुत सारी जगहों पे क्वेश्चंस डिस्कस भी हो गए थे, आई नो दिस थिंग ऑल्सो, बट मैंने वो क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करे। आई वॉज वेटिंग जब तक मेरे पास सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, या एटलीस्ट मैं कंफर्म नहीं हो जाऊंगी कि दीज वर द क्वेश्चंस, तब तक मैं लाइव नहीं जाऊंगी। बहुत बार पता क्या होता है कि मैं एक क्वेश्चन लेकर लाइव आ गई, और क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो शायद क्वेश्चन कुछ और आया हुआ था, जो एक बच्चे की बात सुन के मैंने वो क्वेश्चन मान लो डिस्कस कर दिया। जिन बच्चों का सही था और बेचारा उस बच्चे ने अगर गलत मुझे बताया था, फिर उन सबके माइंड में एक नेगेटिव थॉट आ जाती है कि हमारा गलत हो गया, हमारा गलत हो गया। तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। आई वेटेड टिल इवनिंग ताकि मुझे सारे बच्चों के रिस्पॉन्स पता चल जाए कि मतलब जब तक मुझे एक क्वेश्चन 4-4 बच्चों ने नहीं भेजा ना सेम क्वेश्चन, तब तक मैंने वो अपनी स्लाइड्स में अपलोड नहीं किया। ठीक है, तो रात वाला जो इवनिंग शिफ्ट है ना 2 to 5, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। बेशक लेट नाइट करूं, बट करूंगी जरूर। ठीक है, बट जब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी कि हाँ ये क्वेश्चन आया था, तब तक मैं नहीं। यार यही मान लो क्वेश्चन है। ठीक है, अब हुआ क्या था, कहाँ गया वो वाला क्वेश्चन, मैं बताती हूँ किस क्वेश्चन में गड़बड़ हुई है। ये जो क्वेश्चन था ना तुम्हारे सामने मैंने डिस्कस किया, कहाँ गया, एक मिनट है, ये वाला क्वेश्चन 60% 40%। मेरे को 4 बच्चों ने बोला 60% गिवन था, 4-5 बच्चों ने बोला 40% गिवन था। ठीक है, क्योंकि उनको खुद ही श्योर नहीं है क्या गिवन था, बेचारे खुद कंफ्यूज हो गए। अब इसका अगर एक ही गलती कर सकते थे, अगर उसने 60% पूछा था तो यहाँ 40 आना चाहिए था, 40 पूछा था तो यहाँ 60 आना चाहिए था। कई बार हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं, बट हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती है उसको एक्सेप्ट करने की हमने क्वेश्चन गलत किया है, जबकि हम क्वेश्चन गलत करके आए होते हैं। इसीलिए आई थॉट कि मतलब कम नॉलेज के साथ तो मैं ना ही जाऊं, जब तक मुझे पता नहीं है पेपर में एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आए थे, तब तक मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ही क्वेश्चन है यार, क्रैश कोर्स में हमने कितनी बार ऐसे क्वेश्चन करे थे। वो कह रहे हैं प्रिडोमिनेंट प्रोडक्ट बताओ, बेंजीन है, OH है, NO2 और NO2, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल रहे हैं, बताओ क्या प्रोडक्ट। क्या बताया था मैंने, बेंजीन की हद से अगर कोई रिएक्शन आएगी ना तो वही 5 ही आएंगी, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन और दूसरी क्या सॉरी, नाइट्रेशन, एल्काइलेशन, फिडलक्राफ्ट, एसाइलेशन, सल्फोनेशन, यही 4, और वो हैलोजिनेशन, ये 5 रिएक्शन आएंगी, है ना। उसमें से मैंने ये भी बोला था जेई वाला इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं बोलेगा, वो पूछेगा ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप से रिलेटेड, याद है ये सिखाया था। अब एक बात बताओ, अगर हमारे पास OH ग्रुप है और NO2 ग्रुप को आना है, इलेक्ट्रोफाइल को आना है ना, NO2 पॉजिटिव को आना है, तो एक एक का मैंने कहा था इंडिविजुअल इफेक्ट सबके कंसीडर करो, फिर मिक्स कर लेना। अगर ये OH है हमारा, है ना, लेट अस से ये कहाँ गया मेरा पेन, ये हमारा OH है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो या तो NO2 ग्रुप ऑर्थो पे आना चाहिए, एक ऑर्थो ब्लॉक्ड है, या पैरा पे, तो सिर्फ एक ही पोजीशन है NO2। मेटा डायरेक्टिंग NO2 की वजह, NO2 मेटा डायरेक्टिंग है, तो ये इसका मेटा है, ये इसका मेटा है, एक मेटा फिक्स है, एक ही आएगा। जो दूसरा NO2 है वो भी कहेगा मेटा डायरेक्टिंग, या यहाँ आएगा या यहाँ, ये फिक्स है। तो एक ही प्रोडक्ट है जहां पर OH के बाजू में 2 NO2 ग्रुप होंगे, OH के बाजू में 2 NO2 ग्रुप, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। OH के बाजू में 2 NO2 ग्रुप होंगे। आगे आंसर। कितनी देर चलेगा ये सेशन, अनंत त्रिवेदी? जब तक क्वेश्चन चलेंगे तब तक सेशन चलेगा, जब तक पेपर सॉल्व होगा नहीं तब तक हम हटेंगे नहीं, है ना। जब तक पहाड़ टूटेगा नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं। वैसे आज तो मैं ये चीज बोल सकती हूँ ना, ये मैं हूँ, ये मेरा क्रैश कोर्स है, और यहाँ पार्टी हो रही है ना पार्टी। जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स अच्छे से अटेंड किया उनके आए ना सही क्वेश्चंस। पॉलीमर से मैं बात करी थी ना कि अनएक्सपेक्टेडली 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन जो पूछा गया था, नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स इन नियोप्रीन। एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे सिर्फ एक ही बच्चे ने बोला जिसको याद था। अब उसको भी ये कंफ्यूजन थी कि मैम नियोप्रीन गिवन था या क्लोरोप्रीन गिवन था। आई वांट टू आस्क यू गाइस, क्या तुम्हें याद है क्लोरोप्रीन था क्वेश्चन में या नियोप्रीन था? पिक्रिक एसिड, अच्छा हाँ पिक्रिक एसिड था, हाँ सही है। मैम अगर हम सिर्फ 12th पढ़ के जाते हैं तो क्या अच्छे रैंक आने के चांसेस हैं?
मतलब देखो यार, आज सुबह भी किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था कि जेई मेन का पेपर जो डिजाइन होता है वो 50% 11th लगभग 50% 12th को कवर करता है, ठीक है। तो अगर और तुम्हें मार्क्स भी लगभग 50% ही लाने होते हैं पेपर को क्लियर करने के लिए, एक अच्छी रैंक लाने के लिए, तो अगर तुम सिर्फ ग्रेड 12th करके जा रहे हो, अब ग्रेड 12th में भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेंगे, कोई ना कोई चीज तो छूट जाएगी फॉर श्योर। जो बच्चा ग्रेड 11 छोड़ सकता है, मैं ये मान सकती हूँ कि वो ग्रेड 12 भी पूरी नहीं करके जाएगा। तो अगर तुम सिर्फ ग्रेड 12 करके जाओ तो भी फिर तुम 50% को टच नहीं करोगे, 30-40 में अड़ जाओगे, फिर रैंक अच्छी नहीं आएगी। सो मेक श्योर अगर ग्रेड 12th पे फोकस कर रहे हो तो एटलीस्ट ग्रेड 11th के इजी लल पलल चैप्टर्स जरूर उठा लो जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। भारी भरकम चैप्टर स्किप कर दो, बट कुछ चैप्टर जरूर उठाओ। सिमिलरली अगर कोई बच्चा ग्रेड 11th पे फोकस करके जा रहा है तो ग्रेड 12th के कुछ चुने मुने चैप्टर्स उठा के जाने की जरूरत है, मतलब बिकॉज एटलीस्ट यू हैव टू गेट 50% मार्क्स, राइट। कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं, कर रहे हैं। क्या था, नियोप्रीन ही आया था, ठीक है नियोप्रीन का क्वेश्चन ही आया था। तो देखना, नियोप्रीन हमने याद है हमने किया था 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन कहाँ होता है, यहाँ लिख दूं C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा दो, इसको बोलते हैं क्लोरोप्रीन और मतलब 2-chloro-ब्यूटाडाइन। इसकी अगर मैंने पॉलीमराइजेशन करा दी तो हमारे पास जो पॉलीमर बनता है उसको बोलते हैं नियोप्रीन। और ये भी मैंने तुम्हें याद है ये सिखाया था, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो, इस डबल बॉन्ड को आगे ले जाओ, क्या बनेगा C डबल बॉन्ड Cl और C, और ये हमारे यहाँ पे घर के इधर बच्चे खेल रहे हैं, मुझे लगा बंदर आ गए, मैं डर गई, बच्चे हैं यार ये तो। चलो ये नियोप्रीन हो गया। उसने पूछा था नंबर ऑफ कायरल कार्बन। कैसा क्वेश्चन था यार। कायरल कार्बन मतलब तुम्हें ये देखना है कि कहां पर कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। इस CH2 में जहां CH2 दिख गया मतलब 4 ग्रुप्स नहीं है, एक तो आंसर है नहीं। यहाँ पर एक है, अरे एक बात बताओ, यहाँ पर भी CH2 दिख गया, ये भी आंसर नहीं है, तो दो ऑप्शन में डाउट हुआ। आधे बच्चे कंफ्यूज, मैम यहाँ पर ना कार्बन क्लोरीन CH2 और C से अटैच्ड है, तो कई बच्चों को लगा मैम 2 कायरल कार्बन है, जबकि मैंने एक बात कितने अच्छे से बताई है, कार्बन को कायरल होने के लिए सबसे पहले उसका sp3 हाइब्रिडाइज होना कंपलसरी है। अगर कार्बन प्लेनर है तो यार, प्लेनर है तो उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हो ही गई ना, तो वो क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो ना तो ये कार्बन कायरल है, ठीक है, ना ये कार्बन कायरल, ना ये कायरल, ना ये कायरल, ना ये कायरल। सो आंसर वाज 0। देयर इज नो कार्बन व्हिच इज कायरल ईदर इन नियोप्रीन और इन क्लोरोप्रीन। जो भी क्वेश्चन था क्लोरो या नियोप्रीन, दोनों में एक भी कायरल कार्बन नहीं है। मैम प्लीज 26 वालों के लिए एडवाइस, संभवी मिश्रा, ये अच्छी बात है मैम। जो बच्चे 25 का जिनका कल सुबह का पेपर है वो तो अब रब रखा, सिर्फ जो तुम्हारे पास नोट्स है उनको रिवाइज करो। जिनका 26 को पेपर है, स्टिल यू हैव टाइम। तुम्हारे जो 2 कॉन्फिडेंस वाले सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से, ठीक है, अगर केमिस्ट्री इज वन ऑफ दैट सब्जेक्ट, मैं अपना पर्सनल एडवाइस दे सकती हूँ, इस चैनल के जो नोट्स है ना, नोट्स हैं, उन नोट्स को बस 1 बाय 1 रिवाइज कर जाओ। जहां पर नोट्स पे स्टार लगे हुए हैं उन स्टार पॉइंट्स को रिवाइज करके चले जाओ, बहुत हेल्प मिलेगी फॉर श्योर। एंड प्लीज डू वॉच, चाहे मेरा सेशन या किसी भी टीचर का सेशन जहां पर पेपर को सॉल्व कराने की स्ट्रैटेजी बताई गई है, ये वाले क्वेश्चंस करके जाओगे तो अपने आप पेपर अच्छा जाएगा। पॉलीमर का है मैचिंग था, अच्छा मैच द फॉलोइंग था। मैं बोल रही हूँ दीज आर ऑल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा। ये मेरे इंस्टा पे जितने जो थोड़े बहुत बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, है ना, जो मेरे पर्सनल, जो मेरा व्लॉग वाला चैनल है वहां पर मुझे फॉलो करते हैं, उसके नीचे उन्होंने आके क्वेश्चंस लिखे हैं कि मैम ये क्वेश्चन था। सो एनी हाउ द अदर स्टूडेंट्स ट्राई टू कॉन्टैक्ट मी, वहां से जितने क्वेश्चन मेरे पास आई मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रही हूँ। एक क्वेश्चन था, मतलब मुझे यकीन नहीं होता कि दिस वाज अ क्वेश्चन, दिस वाज सच अ सिंपल क्वेश्चन। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ डेंसिटी रिलेटेड, मोलैरिटी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बट जेई वालों ने हद मचा दी। सिंपल मोलैरिटी का क्वेश्चन था और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं गिवन मास बाय मोलर मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। गिवन मास उसने दे रखा है 4.5 ग्राम्स, मोलर मास उसने दे रखा है 90 ग्राम्स पर मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 250 ml, मतलब 250 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। बस यही था, ठीक है। हाँ 0.2 वाज द आंसर, यस। सो ये एकदम लल पलल क्वेश्चन ये भी था। आई थिंक 3-4 क्वेश्चन यही थे, दैट्स इट। सो ये सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे
कांटेक्ट करके पूछे। अब मैं एक और चीज तुम्हें रिक्वेस्ट करती हूँ, आज जो रात का पेपर जो भी बच्चे 2 to 5 वाला है, ठीक है, किसी के भी जान पहचान में कोई है जिसने पेपर दिया था, उसको क्वेश्चन मिलता है तो बेशक मुझे कहीं पर इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कहीं पर भी जाके सेंड करने की कोशिश करना, ठीक है। आई विल ट्राई टू टेक ऑल योर क्वेश्चंस और जल्दी से जल्दी हम इवनिंग शिफ्ट वाला पेपर यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो मैंने कोशिश यही करी है कि जितने क्वेश्चंस मेरे पास आए सुबह से लेके अब तक, वो सारे क्वेश्चंस तुम्हारे साथ डिस्कस कर दिए। हो गया, यही तक था? यस, मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चंस की कमी थी, बाकी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। एक और क्वेश्चन था, उस बच्चे को याद नहीं था, वो क्वेश्चन समथिंग रिलेटेड टू था, मैं बता देती हूँ, मैं एक आधी चीज और बता देती हूँ कि क्या कर जाओगे। बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है, नहीं बायोमोलिक्यूल्स नहीं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो चैप्टर है ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है ना, उसके अंदर एक टेबल दे रखी है, वो मैंने अपने क्रैश कोर्स में भी बोला था और अब भी दोबारा बोल रही हूँ। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं है, उसका विटामिन ई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, उस मतलब मुझे किसी बच्चे ने क्लियर कट बताया नहीं है कि क्या क्वेश्चन था, बट द क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू विटामिन ई, ठीक है। तो वो वाला जो टेबल दे रखी है ना कि किस विटामिन या किसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या डिसीज होती है, लास्ट ईयर भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे, इस साल भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, वो कर जाना, ठीक है। विटामिन डी, ई, विटामिन ए, विटामिन के, इनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। जितेंद्र इज सेइंग मैम H2O2 का क्वेश्चन था, मेरे को जितने क्वेश्चंस मिले मैंने सब तुम्हारे साथ डिस्कस कर दिया। अगर कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बता दो। एक क्वेश्चन और उसने पूछा था, ठीक है, मतलब ही वाज नॉट श्योर कि, मतलब वो बच्चे वर नॉट श्योर कि ऑप्शंस क्या थे। एक उसने क्वेश्चन समथिंग रिलेटेड टू गन पाउडर वाले से पूछा था कि पता नहीं ये था क्वेश्चन की मैक्सिमम परसेंटेज किसका होता है, या ये था कि विच एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन गन पाउडर, कुछ ऐसा सा क्वेश्चन था। बट आई एम नॉट वेरी क्लियर विद द क्वेश्चन इटसेल्फ, इसीलिए वो क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं बिकॉज द स्टूडेंट्स वर सेइंग उनको श्योरिटी नहीं है। हाँ, विच, यस, रिया शर्मा, यस, यही क्वेश्चन था शायद, विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल स्टेरिलिटी, यस, इसका आंसर था विटामिन ई, दैट इज करेक्ट। और ये उसी टेबल से पूछा था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। सो आई होप, अब मैं ये चीज तो बोल सकती हूँ, मैंने यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई है दैट यू हैव टू लाइक दिस सेशन, यू हैव टू शेयर दिस चैनल एंड यू हैव टू बी अ सब्सक्राइबर टू दिस पर्टिकुलर चैनल। मैं आई थिंक अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली ये चीज बोल सकती हूँ, जिन बच्चों ने शुरू से लेके अब तक ये जो 45 डेज का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था, जिन्होंने मेरी YouTube और स्पेशल क्लासेस अटेंड करी है, जरूरी नहीं है उन बच्चों के पास सब्सक्रिप्शन था या नहीं था, मैंने सारी क्लासेस फ्री ली थी, चाहे YouTube की चाहे स्पेशल क्लास की। आई डिडंट इवन टेक एनी सिंगल क्लास जो एक पेड क्लास थी, सिर्फ फ्री की क्लासेस में हमने 45 डेज का क्रैश कोर्स कंप्लीट किया। एंड आई थिंक आज जब मैं पेपर देख रही हूँ, मैं अपने क्रैश कोर्स की तारीफ बेशक ना भी करूँ, तब भी मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर किसी बच्चे ने बड़ी शिद्दत के साथ वो 45 डेज का क्रैश कोर्स देखा था, तो कम से कम आज बहुत सारे क्वेश्चंस तुमसे हो जाने चाहिए थे। मोर देन 60-65% क्वेश्चंस तुमसे बड़े आराम से हो जाते अगर तुम कोई चैप्टर स्किप भी कर गए हो। इतना भी मैं मान के चल रही हूँ, कई बच्चों ने थर्मो स्किप किया होगा, कईयों ने इक्विलिब्रियम स्किप किया होगा, तो भी बहुत इजीली तुम कम से कम 70-80% केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट कर सकते थे। उसमें कोई, अगर कोई एवरेज बच्चा भी है, मैं ये नहीं कह रही हूँ टॉपर है जिसका सारा सही होना चाहिए था, तो भी आराम से तुम्हारे 70-80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए थे केमिस्ट्री से, ठीक है। तो अब तुम सोच रहे हो मैम आप ये एडवाइस लास्ट मोमेंट पे क्यों कर रहे हो, अब 2 दिन में तो कुछ नहीं हो सकता। 2 दिन तुमने जितनी पढ़ाई करी है बहुत अच्छी है, ठीक है, अभी तक जितनी पढ़ाई कर आए हो सब कुछ बहुत अच्छा है। जो लास्ट के 2 दिन है उसमें बौखलाओ मत, बेशक मेरी कोई भी वीडियो मत देखो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ वीडियो देखो, ऐसा कुछ मत करो। जितना तुमने पढ़ रखा है बस उसी चीज को रिवाइज करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि चाहे तुम्हारा कल पेपर है या परसों पेपर है, यू डेफिनेटली हैव टू प्रूव योरसेल्फ इन द एग्जाम। जो बच्चे आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, बेशक 2 दिन इस चैनल को सब्सक्राइब मत करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट लेटर से अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको फ्यूचर में नेक्स्ट अटेम्प्ट जेईई का देना है, तो प्लीज मेक श्योर यू आर वॉचिंग दीज 45 डेज वाले क्रैश कोर्स की रिकॉर्डिंग्स, दे आर ट्रूली गुड और बहुत तुम्हें हेल्प मिलेगी इवन फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो, ठीक है। इंस्टा एक्सेप्ट अभी कर लेना, पहले क्लास ओवर हो जाएगी फिर मैं इंस्टा एक्सेप्ट कर दूंगी। और जिन बच्चों को आज का वीडियो अच्छा लगा, सो यू कैन डेफिनेटली लाइक द वीडियो, एंड अगर तुम्हें लगता है, इफ यू थिंक कि मैम ने जितनी मेहनत तुम्हारे साथ करी है
दैट वाज वर्थ इट, दैट वाज यूजफुल। तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो, शेयर दिस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स, शेयर दिस पर्टिकुलर चैनल विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि मतलब जो मेरा मेन एम है ना कि तुम्हें केमिस्ट्री से प्यार होना चाहिए, केमिस्ट्री से वो जो डर है ना वो दूर भागना चाहिए। केमिस्ट्री कैन बी योर स्कोरिंग सब्जेक्ट इफ यू स्टार्ट लाइकिंग द सब्जेक्ट। ये चीज सबको पता होनी चाहिए कि इस चैनल पर फुल ऑन एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, हर जगह के इस चैनल पर हर चीज पढ़ाई जा रही है। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैव नॉट डन, ठीक है।